नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बवाल के बढ़ने के बाद रक्षा मंत्रालय ने वेबसाइट से हटाए दस्तावेज। राहुल गांधी बोले चीन के खिलाफ खड़े होने की बात तो दूर, प्रधानमंत्री में उनका नाम लेने तक की हिम्मत नहीं। रक्षा मंत्रालय ने पहले को बोली थी चीनी घुसपैठ की बात। सुशांत सिंह राजपूत मामले में जांच के लिए सीबीआई ने गठित की एसआईटी। कहा बिहार पुलिस के संपर्क में, जल्द अपलोड करेंगे एफआईआर की कॉपी। राजस्थान हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच ने बीएसपी की याचिका का किया निपटारा। डिवीजन बेंच ने कहा सिंगल बेंच करे स्टे पर सुनवाई। 11 अगस्त को सिंगल बेंच में होनी है सुनवाई। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, किसानों की समस्या से निपटने के लिए कृषि कैबिनेट का गठन। मुख्यमंत्री समेत 11 मंत्री शामिल। रिजर्व बैंक ने किया नई मौद्रिक नीति का ऐलान। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं। कहा नेगेटिव रहेगी जीडीपी ग्रोथ रेट। भारतीय सीमा में चीनी घुसपैठ को लेकर केंद्र सरकार घिरती जा रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा प्रहार किया है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने गुरुवार को ट्वीट कर 2 बार हमला किया। पहले जब चीनी घुसपैठ को लेकर रक्षा मंत्रालय के दस्तावेज सामने आए, जिसमें रक्षा मंत्रालय ने माना था कि चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की है और भारतीय जमीन पर कब्जा भी किया है। जिसके बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए पूछा कि आखिर पीएम मोदी क्यों झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने कहा था कि भारतीय सीमा में ना घुसपैठ हुई है ना ही कोई कब्जा हुआ है। राहुल गांधी के ट्वीट के बाद कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया। जिसके बाद रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से वो दस्तावेज हटा दिए गए जिसमें चीनी घुसपैठ की बात स्वीकार की गई थी। इसे लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर फिर प्रहार किया। राहुल गांधी ने कहा कि चीन के खिलाफ खड़े होने की बात तो भूल जाइए, पीएम में उनके नाम लेने की हिम्मत तक नहीं है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा चीन के खिलाफ खड़े होने की बात तो भूल ही जाइए, भारत के प्रधानमंत्री में उनका नाम लेने तक की हिम्मत नहीं है। चीन के हमारे इलाके में होने को नकारने और वेबसाइट से डॉक्यूमेंट हटा लेने से तथ्य नहीं बदल जाएंगे। भारत चीन सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्रालय के खुलासे के बाद सियासी गलियारों में हंगामा मच गया। रक्षा मंत्रालय ने पहली बार स्वीकार किया था कि भारतीय सीमा में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ किया है, साथ ही भारतीय जमीन पर कब्जे की बात भी कबूली थी। इसे लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। बवाल बढ़ने के बाद रक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट से उन दस्तावेजों को हटा दिया जिसमें कहा गया था कि मई महीने से चीन लगातार एलएसी पर अपना अतिक्रमण बढ़ाता जा रहा है। साथ ही भारतीय सीमा में घुसपैठ और भारतीय जमीन पर कब्जे की बात कही गई थी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि भारतीय सीमा में किसी ने कोई घुसपैठ नहीं की है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय चौकियों पर किसी का कोई कब्जा नहीं है। लेकिन रक्षा मंत्रालय के दस्तावेज के बाद विपक्ष हमलावर हो गया था, जिसके बाद रक्षा मंत्रालय को वेबसाइट से अपने दस्तावेज हटाने पड़ गए। इससे पहले रक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर जो दस्तावेज अपलोड किए थे उसके मुताबिक पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों ने भारतीय जमीन पर घुसपैठ कर ली थी। 17-18 मई को चीन ने नॉर्थ हॉट स्प्रिंग में पेट्रोलिंग पॉइंट 17 के पास कुगरंग नाला, गोगरा और पैंगोंग के उत्तरी किनारे के इलाके में घुसपैठ कर ली थी। चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार घुसपैठ के लिए भारत की तरफ से ट्रांसग्रेशन, अतिक्रमण शब्द का इस्तेमाल किया गया है। 5-6 मई को पैंगोंग त्सो के उत्तरी तट पर विरोधी सैनिकों के बीच पहली झड़प के बाद हुए सैन्य टकराव के बाद से किसी भी आधिकारिक बयान या दस्तावेज में ट्रांसग्रेशन शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। चीन ने फिंगर 4 पर कब्जा कर लिया था, जबकि भारत फिंगर 8 को एलएसी मानता है। बातचीत के बाद चीन फिंगर 4 से पीछे हट गया, लेकिन अब भी चीनी सेना फिंगर 5 पर मौजूद है और भारतीय सेना को अब भी चीनी सेना फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करने के लिए आगे नहीं बढ़ने दे रही। चीनी घुसपैठ पर रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से दस्तावेज हटाने को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस का कहना है कि सरकार सच को छिपा रही है, जबकि जनता को वास्तविक स्थिति जानने का अधिकार है। कहना चाहता हूं कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने सुबह ये डाला था उसको दोपहर तक के हटा लिया गया। तो ये जो डाउनलोड किया कुछ साथियों ने
और अब जो है डिफेंस मिनिस्ट्री ने उसको हटा लिया। तो ये भी बड़े आश्चर्य की बात है कि सुबह डाल करके उसके बाद में उसको हटा दिया गया। प्रधानमंत्री को क्या अब ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं? हम सरकार से जानना चाहते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। जो जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने 4 जुलाई को जो डाला है, जो जून महीने का पूरा उन्होंने एक ब्यौरा दिया है, तो क्या वो सच है? क्या प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो सच है? या जो इसको हटा दिया गया है उसके बदले सच क्या है? ये हम सबसे पहले हम लोग जानना चाहते हैं हमारे भारत सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, डिफेंस मिनिस्ट्री से कि ये सच क्या है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नेता सैफुद्दीन सोज की नजरबंदी को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने कहा कि सैफुद्दीन सोज साहब ने भारतीय लोकतंत्र की प्रक्रियाओं को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई है। उनके साथ कैदी जैसा व्यवहार करके बीजेपी सरकार लोकतंत्र को कुचल रही है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, सैफुद्दीन सोज साहब ने भारतीय लोकतंत्र की प्रक्रियाओं को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई है। उनके साथ कैदी सा व्यवहार करके बीजेपी सरकार लोकतंत्र को कुचल रही है। जम्मू कश्मीर में 1 साल से तानाशाही कायम है। मैं सरकार को याद दिलाना चाहती हूं कि भारत एक लोकतांत्रिक गण राज्य है। राजस्थान की सियासी उठापटक के बीच बीएसपी विधायकों के मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि सभी 6 विधायकों को नोटिस दिया जाएगा। कोर्ट ने नोटिस 8 अगस्त तक तामील करवाने के लिए कहा है। इसकी जिम्मेदारी जैसलमेर के जिला जज को दी गई है। साथ ही नोटिस को बाड़मेर और जैसलमेर के अखबारों में प्रकाशित करने के लिए भी कहा है। इसके अलावा हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में 11 अगस्त को फिर बहस होगी। बीजेपी विधायक मदन दिलावर और बीएसपी ने 2018 में बीएसपी के टिकट पर जीते 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने और इसके लिए स्पीकर की मंजूरी के आदेश को सिंगल बेंच में चुनौती दे रखी है। इस पर 11 अगस्त को सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर, सचिव, बीएसपी के 6 विधायकों से जवाब मांगा था। बीएसपी ने अपील की है कि जब तक मामला कोर्ट में रहे तब तक 6 विधायकों को फ्लोर टेस्ट में किसी के पक्ष में वोट नहीं डालने दिया जाए। कि 11 तारीख को जब एकल पीठ के समक्ष मामला रहेगा तो वो एकल पीठ 11 तारीख को स्टे एप्लीकेशन को डिसाइड करे, इसके निर्देश दिए हैं। और मुख्य रूप से जैसलमेर डीजे को डायरेक्शन दिए गए हैं कि वो सर्विस इफेक्चुएट कराएं, ज़रूरत पड़े तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को की सहायता ले लें। और जो अपीलेंट है उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो राजस्थान पत्रिका के बाड़मेर और जैसलमेर एडिशन के अंदर इन नोटिसेस को छपवाएं। ये माना जा सकता है कि हमारी जो मेन प्रेयर थी वो तामील से संबंधित थी। अब माननीय लर्नर सिंगल बेंच जो है उस पर आगामी स्टे के लिए कार्रवाई। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर अनलॉक 3 के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल को अपने प्रस्तावों की फाइल भेज दी है। प्रस्ताव में केजरीवाल सरकार ने उपराज्यपाल से होटल बाजार खोलने के लिए कहा है। अनलॉक 3 के तहत केजरीवाल सरकार की ओर से उपराज्यपाल अनिल बैजल को दोबारा भेजी गई प्रस्तावों की फाइल में दिल्ली में होटल, जिम और साप्ताहिक बाजार खोलने की मांग की गई है। दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल को कहा है कि दिल्ली में अब लगातार कोरोना संक्रमण के केस कम हो रहे हैं, हालात लगातार सुधर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक दिल्ली सरकार को अनलॉक 3 के तहत दुकान बाजार खोलने का फैसला करने का हक है। उपराज्यपाल अनिल बैजल को भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि देश में कई राज्यों में मामले लगातार बढ़ रहे हैं, हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, लेकिन वहां होटल, जिम, साप्ताहिक बाजार खुल रहे हैं। ऐसे में दिल्ली के लोगों को क्यों उनकी आजीविका कमाने से रोका जा रहा है? बात अब आरबीआई की करते हैं। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने समिति के फैसलों का ऐलान किया। इस बार आरबीआई ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35 पर बरकरार है। रेपो रेट में बदलाव ना होने की वजह से ईएमआई और कर्ज के लिए ब्याज दरों में राहत नहीं मिलेगी। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि महंगाई दर को काबू रखना फिलहाल प्राथमिकता है। Inflation remains within the target going forward. The marginal standing facility rate and the bank rate remain unchanged at 4.25%. The reverse repo rate also stands unchanged at 3.35%. बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ग्लोबल इकोनॉमी कमजोर
की बात कही है, लेकिन कोरोना की मार के बाद देश की अर्थव्यवस्था अब सुधर रही है। साथ ही उनका कहना है कि विदेशी मुद्रा भंडार भी अब बढ़ रहा है, खुदरा महंगाई दर नियंत्रण में है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि साल 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव रहेगी। GDP growth in the first half of the year is estimated to remain in the contraction zone. For the year 2021 as a whole, real GDP growth is also estimated to be negative. और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। ज़्यादातर लोग वापस शहर में आना चाहते हैं, जबकि सरकार ने कहा हम वहीं पर उनके लिए रोजगार पैदा करना चाहते हैं। अभी क्या स्थिति? नरेगा ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन वो रोजगार नहीं दिया जो उनको चाहिए। कौन जाएगा वापस शहर में काम करने के लिए, जब आप कह रहे हो कि आपके श्रम कानून भी लागू नहीं? लॉकडाउन की वजह से लगभग 3 महीने का जो इनकम लोगों को था वो एकदम से समाप्त हो गया। स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहद जरूरत है पैसा खर्च करने की, जॉब्स जनरेट हो सकते हैं। देखिए हिंद किसान की बात आज रात 8:30 बजे सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस पर। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 180030026072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। SRK University, not just a name, but a gate to your success. Extraordinary placements, expert faculty, advanced infrastructure. SRK University, excellent education, modern learning. Courses offered: engineering, MBA, pharmacy, agriculture, dental, homeopathy, nursing, law, BSc, MSc, BCom, MCA, and many more. SRK University, where education becomes better. Admissions open. Call 70241 44981 or visit www.srku.edu.in. बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ वर्चुअल संवाद किया। पार्टी के नेताओं से वर्चुअल संवाद में राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में अगली सरकार हमारी होगी। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस बिहार में सभी विपक्षी ताकतों को एक मंच पर लाएगा। राहुल ने कहा कि किसी भी अत्याचार, नफरत, भ्रष्टाचार, क्रोध के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत बिहार की धरती से ही होती है। राहुल गांधी ने नीतीश कुमार की सरकार की निष्क्रियता के लिए कहा कि वो जग जाहिर हो चुकी है। राहुल गांधी ने कहा कि वो जल्द ही बिहार का दौरा करेंगे और जिला से प्रखंड तक लोगों से मुलाकात भी करेंगे। राहुल ने कहा कि बिहार चुनाव में हमारे मुख्य मुद्दे हैं रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और साथ ही युवाओं को मिलने वाला रोजगार। मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने शुद्धिकरण अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता इन विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, गंगा जल चढ़ाएंगे। दरअसल कांग्रेस के 27 विधायकों ने पार्टी से बगावत कर विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। ये विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बागी विधायकों के इस्तीफे के कारण 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। कांग्रेस इन बागी विधायकों को घेरने के लिए शुद्धिकरण अभियान चला रही है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने किसानों को लेकर बड़ा फैसला किया है। शिवराज सरकार ने किसानों की समस्या दूर करने के लिए कृषि कैबिनेट की जो कैबिनेट गठित की है। ये कैबिनेट मुख्यमंत्री शिवराज की अध्यक्षता में गठित हुई है, जिनमें से 11 मंत्रियों को इसमें शामिल किया गया है। जिन 11 मंत्रियों को शामिल किया गया है उसमें नरोत्तम मिश्रा हैं, गोपाल भार्गव हैं, तुलसी सिलावट, कमल पटेल। इसके अलावा इमरती देवी, प्रेम सिंह पटेल, हरदीप सिंह डंग, भारत सिंह कुशवाहा, रामकिशोर, ब्रजेंद्र सिंह यादव,
गिरिराज को भी इसमें शामिल किया गया है। इस कैबिनेट का काम किसानों और कृषि से जुड़े मामलों को देखना होगा, इसके लिए नीतियां तैयार करना होगा। बात बिहार की, जहां पर बाढ़ और कोरोना के कहर के बीच नाराज फार्मासिस्टों ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के घर का घेराव किया। पटना में फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने मंगल पांडे के सरकारी आवास का घेराव किया। फार्मासिस्ट अपना मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हम लोग सरकार से मांग किए हुए कि हमारा अल्प वेतन दूर कीजिए, हमारा भी सम्मानजनक वेतन हो, उसी के अनुपात में सरकार हमको भी दे। क्योंकि बिहार में मानदेय फार्मासिस्ट का सैलरी जो है 37,000 रुपया है और हमारा भी सैलरी उसी के बराबर होना चाहिए। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है। सीबीआई ने 6 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है, जिसमें सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती भी शामिल है। इसके अलावा इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, शोभित चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, श्रुति मोदी का नाम शामिल है। बता दें कि बिहार सरकार की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद सीबीआई ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया, जिसमें गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी मनोज शशिधर और गगनदीप गंभीर शामिल हैं। मुंबई में एक और अभिनेता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। टीवी कलाकार समीर शर्मा का शव मुंबई में मलाड स्थित उनके घर पर पंखे से लटका हुआ मिला। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट तो नहीं मिला है। 44 साल के जो अभिनेता थे समीर शर्मा CHS बिल्डिंग में रहते थे और इसी बिल्डिंग में फ्लैट में उनका शव मिला। पुलिस के मुताबिक एक्टर ने खुदकुशी करीब 2-3 दिन पहले ही की होगी, क्योंकि जब पुलिस फ्लैट के अंदर पहुंची तो बॉडी डिकम्पोज शुरू हो गया था। पुलिस के मुताबिक समीर ने इस साल फरवरी में यह अपार्टमेंट किराए पर लिया था। समीर शर्मा ने कई टीवी शोज में काम किया है। समीर की डेब्यू फिल्म हंसी तो फंसी भी थी और वो इत्तेफाक मूवी में भी नजर आए थे। वो ऐसे मालूम पड़ा कि 2-3 दिन से लाइट जल रही थी, वो दरवाजा बाहर नहीं आया घर से, और थोड़ी थोड़ी पड़ोसी लोगों ने बोला कि बांस आ रही थी, मतलब बैड स्मेल आ रही थी, तो लोगों ने समझा चूहा मर गया होगा, तो वो हिसाब से उसके बाद में वो तो वॉचमैन को बोला, तो वॉचमैन ने पीछे जाके देखा, फर्स्ट फ्लोर होने से वो दिख गया, नहीं तो 3-4 माला होता तो दिखता नहीं। तो फर्स्ट फ्लोर पे वॉचमैन देखा खिड़की खुली हुई है किचन की और लाइट जल रही है और वो लटका हुआ है। गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार तड़के बड़ा हादसा हुआ। शहर के श्रेय अस्पताल में आग लग गई, जिसकी वजह से 8 मरीजों की मौत हो गई। श्रेय अस्पताल को कोरोना के लिए डेडिकेट किया गया। आग अस्पताल के आईसीयू वार्ड में लगी। देखते ही देखते आग ने खतरनाक रूप अख्तियार कर लिया। इसकी चपेट में 8 कोरोना मरीजों की आकर मौत हो गई। एक पैरामेडिकल स्टाफ घायल हो गया। गुजरात सरकार ने अहमदाबाद के अस्पताल में लगी आग की घटना के जांच के आदेश दिए हैं। गुजरात में गृह विभाग के एडिशनल मुख्य सचिव संगीता सिंह केस की जांच करेगी। मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने 3 दिन में घटना की जांच रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 4-4 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। इसके साथ ही हादसे में घायल लोगों को 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान भी किया है। वहीं कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने अहमदाबाद अग्निकांड की न्यायिक जांच की मांग की है। मैं मांग करता हूं कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। गुजरात में तो गुजरात हाई कोर्ट जस्टिस BC पटेल साहब वाली डिवीजन बेंच ने फायर सेफ्टी के लिए बहुत अच्छी मार्गदर्शिका गाइडलाइन दी है, तो इसका क्यों पालन नहीं हुआ? भाजपा से जुड़े हुए डायरेक्टर्स जिस अस्पतालों में हो, क्या उसे छूट तो नहीं दी जा रही है? मैं मांग करता हूं कि गुजरात की सभी अस्पतालों में फायर सेफ्टी के पूरे इक्विपमेंट लगे हैं कि नहीं, उसकी भी जांच हो, और इस क्रिमिनल नेग्लिजेंसी के लिए जो ऑफिशियल्स जिम्मेवार है, सरकार जिम्मेवार है, उनको कतई माफ नहीं किया जा सकता। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने सरपंच सज्जाद अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी। सज्जाद कुलगाम जिला बीजेपी के उपाध्यक्ष भी थे। इस वारदात को किस आतंकी संगठन ने अंजाम दिया है, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। कुछ मोटरसाइकिल सवार आतंकियों ने सज्जाद को उस वक्त गोली मारी जब वो घर से बाहर गए हुए थे। सज्जाद खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़े। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
इससे पहले 8 जुलाई को बांदीपुरा में आतंकियों ने बीजेपी के नेता शेख वसीम, उनके पिता और भाई की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जो भी पंच है, सरपंच है, यूएलबी चेयरमैन है, किसी न किसी दिन एक ना एक को मारा दिया जाएगा। किसी न किसी दिन एक ना बुरी न ये खबर आ रही है। इसलिए हम भी चाह रहे हैं हमें सिक्योरिटी दे दो, क्योंकि हम लोगों तक पहुंचेंगे। ये इनके काम है, जो लोगों का काम है वो हम करेंगे। तो ये गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ता है कि हमें सिक्योरिटी दे दो, हम लोगों तक पहुंचाएंगे, इससे हम लोगों का काम करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, अ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। सो जॉइन NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal or call on toll-free number 1800-2700-320. श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी का MP में पहला AICTE न्यू दिल्ली प्रमाणित स्कूल ऑफ डिजाइन, जहां है इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन कोर्सेज। या चुने श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, जहां है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, होम्योपैथी, लॉ, डेयरी टेक्नोलॉजी और BHMS जैसे कई कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें स्कूल ऑफ डिजाइन की वेबसाइट www.ssutms.co.in या कॉल करें 9826293590। दिल्ली के पश्चिम बिहार वेस्ट इलाके में 12 साल की लड़की के साथ हुई दरिंदगी के मामले में पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस का दावा है कि उसके पास इस मामले में अहम सुराग हाथ लगे हैं। पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट और हत्या के प्रयास की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पीड़ित लड़की को दिल्ली के एम्स में दाखिल किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एम्स पहुंचकर पीड़ित के परिवार के साथ मुलाकात की। मैंने पुलिस कमिश्नर से भी अभी बात की थोड़ी देर पहले। उन्होंने भी बताया कि पुलिस पूरी कोशिश कर रही है दोषियों को पकड़ने की और पुलिस जांच और सब जारी है और उम्मीद करते हैं कि दोषी भी जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे और उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएगी सरकार, सबसे अच्छे वकील खड़े करके कोर्ट में ताकि उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। और परिवार को हम 10 लाख रुपए का सरकार की तरफ से मुआवजा देंगे। वैसे तो जो कुछ हुआ उसका कोई मुआवजा बनता नहीं है, बहुत घिनौना काम हुआ, लेकिन सरकार की तरफ से ये मदद सहायता राशि हम परिवार को। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पीड़ित लड़की से मिलने के लिए एम्स पहुंचे। मुख्यमंत्री के एम्स पहुंचने पर कानून व्यवस्था का सवाल उठाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि केजरीवाल सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इस परिवार की 2 बेटी हैं। बड़ी बेटी पढ़ती है, लेकिन इस हालात में, इस संक्रमण के कारण वो भी पिछले 10-15 दिनों से जॉब पे थी, जो परिवार ने बताया। माँ भी और पिता भी जॉब पे जाते थे, बच्ची अकेली थी और इस घटना को 3 दिन हो गए। 3 दिन के बाद ये संज्ञान में अफसोस इस बात का है कि इसकी सूचना मीडिया से मिलती है, तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर पुलिस प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी एम्स जाकर पीड़िता के घर वालों से मुलाकात की। स्वाति मालीवाल ने कहा कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। दुख की बात यह है कि अभी तक पुलिस ने उसको अरेस्ट नहीं करा है। वो जानवर जल्लाद आज भी खुला घूम रहा है और हमें ये नहीं पता कि उसका अगला शिकार कौन है। तो दिल्ली पुलिस को मैं समन इशू कर रही हूँ, डीसीपी को समन इशू कर रही हूँ कि वो आएँ और बताएं कि किस प्रकार की जांच चल रही है। क्या सीसीटीवी खंगाले नहीं गए हैं? क्या नेबर्स से बातचीत नहीं करी गई है? क्या परिवार वालों से बातचीत नहीं करी गई है? वो आदमी कौन है? उसे तुरंत अरेस्ट करने की ज़रूरत है और इस सिस्टम को उसे सख्त से सख्त सज़ा देने की ज़रूरत है, सजाए मौत देने की ज़रूरत है।
बढ़ते आगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना के मामले में विजय माल्या की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 20 अगस्त तक के लिए टल गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की फाइल में विजय माल्या का एक दस्तावेज नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से कोर्ट ने 20 अगस्त तक सुनवाई टाल दी। 3 साल पहले विजय माल्या ने यह पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जो अब सुनवाई के लिए लिस्ट हुई। माल्या को 2017 में सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराया गया था। माल्या ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर अपनी संपत्ति अपने परिवार के नाम ट्रांसफर कर दी थी। अदालत ने पिछली सुनवाई में अपनी ही रजिस्ट्री से स्पष्टीकरण मांगा था कि मई 2017 के आदेश के खिलाफ माल्या की अपील अदालत के सामने लिस्ट क्यों नहीं की गई। कोर्ट ने रजिस्ट्री से उन अधिकारियों का नाम भी पूछा था जो फाइल से निपटते हैं। ऑनलाइन पैथोलॉजी लैब को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, आईसीएमआर को अहम निर्देश देते हुए कहा कि नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाए। अवैध ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवा देने वालों पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार आईसीएमआर नियमों के मुताबिक कार्रवाई करे। दरअसल याचिकाकर्ता शशांक देव ने हाई कोर्ट में ऑनलाइन पैथोलॉजी लैब चलाने वालों पर कोरोना फैलाने का आरोप लगाते हुए जनहित याचिका लगाई थी, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ये निर्देश दिया है कि जितने भी ऑनलाइन पैथोलॉजिकल लैब्स आज इलीगली चल रहे हैं, उनको जो है तुरंत जो है उनके ऊपर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो ऑनलाइन पैथोलॉजिकल लैब हैं जो न आईसीएमआर के द्वारा रजिस्टर्ड है, न क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्टर्ड है, और न ही किसी रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत जो है वो रजिस्टर्ड है। रायपुर में लॉकडाउन को जारी रखने के संबंध में जिला प्रशासन ने फैसला ले लिया है। कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में हालात को देखते हुए कुछ शर्तों के साथ दुकानें खोलने का फैसला लिया गया है। दुकानों और होटल, रेस्टोरेंट्स को खोलने को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जारी हुई नई गाइडलाइंस के मुताबिक हफ्ते में सिर्फ 6 दिन ही दुकानें खुलेंगी। रविवार को सभी तरह की दुकानें बंद रहेंगी। व्यापारी संगठनों ने इसमें अपनी सहमति दे दी है। आपको बता दें कि आज कलेक्टर एस भारती दासन और एसपी अजय यादव के साथ व्यापारी संगठनों की 1 घंटे तक बैठक चली, जिसमें कुछ शर्तों के साथ दुकानें खोलने का फैसला लिया गया है। ये 15 डेज आप लोगों ने जो हमें जो साथ दिया है, आने वाले समय आप सबकी जो परेशानियों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल जो मीटिंग में निर्णय लिए हैं, उसी बेसिस पे हम लोगों ने ये निर्णय पे पहुँचे हैं। सभी से ये अनुरोध रहेगा, सब अपने जो निजी सुरक्षा को देखें, मास्क अनिवार्य रूप से पहने, सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य रूप से पालन करें, ताकि आपके जो परिवार सकुशल रह सकें और देयर बाय द समाज। दौड़ती हुई मुंबई की रफ्तार आफत की बारिश ने पूरी तरह से रोक दी है। मुंबई में बारिश और तूफान ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। बुधवार को मुंबई में इस सीजन की सबसे ज्यादा बारिश हुई। इस बारिश ने 46 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम विभाग और बीएमसी की ओर से अपील की जा रही है कि लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि हालात पूरे शहर में खराब है। कोई भी कहीं फंस सकता है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हर 1 किलोमीटर के एरिया में भारी जल जमाव है। सड़कें समुंदर बन चुकी हैं। हालात यह है कि गाड़ियां तैर रही हैं। भारी बारिश ने ट्रैफिक की रफ्तार थाम दी है। तूफान की वजह से कई बिल्डिंग्स की छत तक उड़ गई। मुंबई में तेज बारिश होने की वजह से ट्रेन के ट्रैक पर पानी भर गया। इसमें 2 लोकल ट्रेनें फंस गईं, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने करीब 290 लोगों को रेस्क्यू किया। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई, ठाणे, पालघर में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की वजह से मुंबई में कई जगहों पर हादसे होने की खबर है। इसके साथ ही एनडीआरएफ की 16 टीमों को मुंबई के अलग अलग इलाकों में तैनात किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।